नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जैसे ही दुनिया में जंग के हालात बने और उसके बाद आपने देखा कि कैसे अमेरिका, इज़राइल, ईरान की इस जंग की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई और इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए। लेकिन भारत में आखिरकार पेट्रोल की ये जो कीमतें हैं वो स्थिर कैसे बनी रही, आज के इस वीडियो में इसी की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क में नज़र डालेंगे तो ये जो ईरान वाली जंग है उससे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, पाकिस्तानी रुपए में ये है 320 रुपये पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से प्रति लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत थी, जो इस युद्ध के बाद में बढ़ करके 460 रुपये प्रति लीटर में पाकिस्तान में पहुंच गई। अब आप देखेंगे कि इस 50 दिन, इस युद्ध के 50 दिन और 50 दिनों में 44% तक की कीमतें बढ़ी हैं। ये इसमें आप पाकिस्तान से लगा करके चाइना और अमेरिका तक चले जाइए तो यही हालात है। लेकिन इन सब के बीच में भारत में पेट्रोल की कीमतें इस युद्ध के दौरान स्थिर कैसे रहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से जंग की वजह से पूरी दुनिया में वैश्विक संकट, हम इसे कह सकते हैं कि ऊर्जा को लेकर के हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, तेल का जो आयात है वो अचानक से प्रभावित हो गया और तेल का आयात जब प्रभावित हुआ तो जाहिर सी बात है कि कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन भारत में ऐसा क्या हुआ कि इस जंग के दिनों में पेट्रोल की कीमतें स्थिर रहीं, भाव इस तरीके से नहीं बढ़े। जैसे 44% की बढ़ोतरी मैंने कहा कि 50 दिनों में ईरान की जंग की वजह से पाकिस्तान में देखी और अमेरिका में 42% जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। चाइना में कहा जा रहा है कि 31% करीब तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसमें बढ़ोतरी हुई। लेकिन भारत में तेल के दाम रहे ज्यों के त्यों, यानी कि कहें कि स्थिर रहे। तो ये बड़ी बात है कि कैसे इस तमाम तरह के संकट के बीच में भारत ने दाम नहीं बढ़ने दिए अपने नागरिकों के लिए, तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी। तो ये बड़ी बात है कि दुनिया भर में, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ कैसे रही हैं। आप देखिए 50 दिन का एक डेटा आया है जिसको हम यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। क्योंकि ईरान पर हमले के एक दिन पहले यानी 27 फरवरी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $67 प्रति बैरल के करीब थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $67 प्रति बैरल के करीब थी। ये बात है 27 फरवरी की और जंग के बीच में ये बढ़ कर के $67 प्रति बैरल बढ़ कर के $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ये इंटरनेशनल मार्केट की बात हम कर रहे हैं। क्रूड ऑयल $67 प्रति बैरल से बढ़कर के $120 प्रति बैरल तक ये कीमतें पहुंच गईं और क्रूड ऑयल की। और 21 अप्रैल को ये करीब करीब हो जाती है $87 प्रति बैरल पर। और इसकी वजह से दुनिया भर में क्या हुआ, इसकी वजह से दुनिया भर में करीब 120 देशों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो अमेरिका में इस जंग के शुरू होने से पहले यानी कि फरवरी में अगर गैसोलीन की बात करें तो इसकी एवरेज कीमत $2.94 प्रति गैलन यानी कि करीब 274.54 रुपये। अप्रैल में ये $4.14 प्रति गैलन यानी कि सीधे 386 रुपये 60 पैसे तक पहुंच गई। अब मैं एक एक करके उन देशों पर एक नज़र डालते हैं कि कैसे कीमतें बढ़ती चली गईं। ये 50 दिन का वक्त जिसमें भारत में पेट्रोल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस में 18% बढ़ोतरी हुई है, ये सबसे कम है। इसके बाद आता है ब्रिटेन जहाँ पर 19% पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके 29% की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल की कीमतों में। और
इसके बाद आप जिनका बार बार जिक्र करते हैं चाइना, लो भाई, चीन में भी इस युद्ध की वजह से जो बढ़ोतरी हुई पेट्रोल की, वो हुई है 31% तक की कीमतों में बढ़ोतरी चाइना में हुई है, हमारे पड़ोसी मुल्क में। हमारे पड़ोस में देख लीजिए श्रीलंका, जहां पर 34% तेल के दाम बढ़ गए इस युद्ध की वजह से। और अगर उससे आगे आप जाएंगे, जिनको आप मानते हैं कि वहां पर बहुत ही अच्छा है, तो वहां पर आप कनाडा देख लीजिए। कनाडा के अंदर 34% तेल की कीमतें बढ़ी हैं। और उससे भी ऊपर जाए यूएई, वहां पर तेल की कीमतों में 36% का इजाफा हुआ है। अमेरिका का उदाहरण कई लोग देते हैं, अमेरिका में 42% पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में बता दिया कि 44% पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। अब आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है, सवाल यह कि आखिरकार जब भाई सबके चारों तरफ के देशों में और विकसित देशों में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं, तो भारत में ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल की कीमतें स्थिर रही हैं? भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें इस युद्ध के दौरान क्यों नहीं बढ़ी? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। सरकारी नियम है और सरकारी नियम के मुताबिक 2010 से पेट्रोल और 2014 से डीजल को डीरेगुलेट किया गया है, यानी इसकी बिक्री की जो रेट है वो सरकार तय नहीं करती है, बल्कि तेल कंपनियां तय करती हैं। और कंपनियां कच्चे तेल की कीमत, रिफाइनिंग की लागत, सरकार का टैक्स, लागत और अपना मुनाफा सब कुछ जोड़ करके रोज़ाना एक रेट तय कर देती हैं। ये आप ये भी जानिए कि ये जो स्थितियां 2010 से पेट्रोल के मामले में कही जा सकती है डीरेगुलेशन की और डीरेगुलेट करने की, और 2014 से डीजल भी इसमें डीरेगुलेट कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो यह हाथ में सरकार के नहीं, तेल कंपनियों के हैं। अब हालांकि तेल की जो कंपनियां हैं वो कितना रेट तय करेगी, इसमें सरकार की दखल भी रहती है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सबसे बड़ी सरकारी जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। और इंडियन ऑयल ने एक मीडिया रिपोर्ट ये करी है कि इंडियन ऑयल ने कहा था कि जब उनसे कीमत से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सवाल पेट्रोलियम मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। तेल संकट के बावजूद भी कीमतें नहीं बढ़ने को लेकर के पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव से भी कुछ लोग जोड़ करके देखते हैं कि भाई चुनाव आगे इसलिए नहीं बढ़ाई है और चुनाव के बाद बढ़ जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जब हमारे आसपास के तमाम मुल्कों में इस तरह से रेट्स बढ़े हैं तो भारत में इनका स्थिर होना वाकई सरकार की प्रशंसा बनती है इसमें। चूँकि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस ये जो कीमतें हैं उनका सीधा असर आम लोगों पर होता है कि अगर ये बढ़ा दी तो इसका असर होगा कॉमन मैन पर। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी, लेकिन इसके इतर जो बात है वो ये है कि सरकार की प्रतिबद्धता थी कि नागरिकों पर इस तरह से ज़्यादा भार नहीं डाला जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये तेल कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार की दखल अंदाजी भी है। तो तेल कंपनियों को भी इसके लिए राजी किया गया सरकार की तरफ से, या उनकी जो कहीं ना कहीं उनको घाटा हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से, उसको कैसे पूर्ति की जाए, उस पर भी सरकार की तरफ से सहायता दी गई। और 2014 से लगा करके 2019 तक तेल की कीमतें स्थिर। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई चुनाव के बाद तेल की कीमतें हाइक कर जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब अगर आप इसे समझेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसका फुटकर रेट नहीं बढ़ने से तेल कंपनियों को नुकसान होता है, और इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम होने पर भी तेल कंपनियों की जो बिक्री है वो बिक्री की कीमतें नहीं घटाती हैं ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। अब एक सवाल आप लोगों के मन में आता होगा कि कीमतें नहीं बढ़ती है तो तेल कंपनियों को भी इससे घाटा हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है। भारत में 3 प्रमुख तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है और साथ ही साथ HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है। तो मार्च में कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कर रही हैं कि मार्च में इन कंपनियों को हर दिन 2400 करोड़ रुपए का
नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जो मल्टीनेशनल बैंकिंग कंपनी है मैक्चुरी ग्रुप लिमिटेड, उसके मुताबिक एक अनुमान है कि जब कच्चे तेल में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो भारत की जो तेल कंपनियां उनको ₹6 प्रति लीटर का घाटा होता है। और कच्चे तेल की कीमत जब 135 से $165 प्रति बैरल तक होगी तो भारतीय कंपनियों के लिए प्रति लीटर पेट्रोल की अगर हम बात करें तो ₹18 और प्रति लीटर डीजल पर ₹35 का नुकसान होता है। तो घाटा अगर हो रहा है तो सरकार इसे कैसे मैनेज कर रही है, क्योंकि बड़ी जो तेल कंपनियां हैं वो सारी सरकारी नियंत्रण में हैं, तो सरकार इसे कैसे मैनेज कर रही है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने का जो स्ट्रक्चर है वो कई परतों में है, एक उसके चरण हैं कई। मार्केट में कच्चे तेल की कीमत के अलावा क्या होता है, सरकार से लगने वाली जो ड्यूटी है वो भी इन कीमतों पर असर डालती है। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल रिफाइनरी में प्रोसेस होता है और पेट्रोल डीजल में बदलता है और इस पर डीलर का कमीशन लगता है जो ₹2 से लेकर के ₹4 प्रति लीटर तक हो सकता है। और इसके बाद केंद्र सरकार की इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अभी पेट्रोल पर 11.9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से और डीजल पर 7.8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लग रही है केंद्र सरकार की। फिर भी इसके ऊपर भी राज्य सरकारों की तरफ से वेट लगता है और हर राज्य की तरफ से जो लगने वाला जो टैक्स है वो अलग होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। मुंबई में अगर आप देखेंगे 103 रुपये 50 पैसे, दिल्ली में देखेंगे तो 94 रुपये 70 पैसे, भोपाल में देखेंगे तो 106 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत है। तो सिस्टम क्या है, इस सिस्टम से पूरे तय होता है कि ये जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो सरकार क्या करती है, सरकार तुरंत मार्केट दाम नहीं बढ़ाती है। और पहले क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी सरकार कम करती है या तेल कंपनियों से कहती है कि थोड़े समय के लिए वो घाटा उठा लें। अभी आपने देखा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी और यह कहा गया था कि इससे तेल कंपनियों को राहत मिलेगी, उनका जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई होगी। सरकार ये भी कर सकती है कि तेल कंपनियों को ये कहती है कि कुछ समय के लिए आप घाटा उठा लीजिए, मैनेज करेंगे इसको। इस घाटे को मैनेज करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार कच्चे तेल की जो कीमत है वो जब भी घटती है तब मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो कम नहीं करती हैं और इन तेल कंपनियों को सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आपको जो घाटा हुआ था उसकी आप भरपाई कर लीजिए। इस तरह से ये चीज़ें स्थिर होती हैं। और जंग शुरू हुई उससे पहले भारत सरकार ने पेट्रोल पर 21.9 रुपये और डीजल पर 17.8 रुपये एक्साइज ड्यूटी जो लग रही थी उसको 27 मार्च को पेट्रोल डीजल दोनों पर इस एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये घटाए। और इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में तेल कंपनियों को कहा जा रहा है कि हर दिन 1600 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने इसमें राहत दी और सरकार की तरफ से यह कोशिश की गई कि आम लोगों पर इसका भार नहीं पड़े और इसीलिए भारत में तेल की कीमतें स्थिर रहीं। आप इसे कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।